स्वागत है यूपी डीएलएड 2020 फोर्थ सेमेस्टर के लिए स्पेशल सीरीज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आज का जो विषय है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। दोस्तों पहले बात करेंगे कि इसका पेपर कितने अंकों का आता है, कितना समय दिया जाता है और क्या क्या प्रश्न रहते हैं। दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। 50 टोटल नंबर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। वस्तुनिष्ठ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों जो एमसीक्यूज़ होते हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये कुल 15 आते हैं। ठीक है, 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और 10 लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। यानी काफ़ी अच्छा खासा पेपर आता है और आपको सिर्फ 2 घंटों में करना होता है। दोस्तों इसीलिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कराऊंगा। तो दोस्तों आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि समय आ गया है जब आपके एग्ज़ाम ये होने वाले हैं, इसलिए ये स्पेशल सीरीज शुरू की गई है। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश का राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। अगला कोई प्रश्न है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी में। अगला प्रश्न है, आंग्ला भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? प्रदेश का आंग्ला भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्था कहाँ स्थित है? राज्य का शैक्षिक तकनीकी संस्था लखनऊ में स्थित है। दोस्तों ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आपको नहीं लिखना है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, उसका एक सटीक उत्तर आपको लिखना है जो सही है। ठीक है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? राज्य का परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। सीमैट कहाँ स्थित है? तो सीमैट का जो कार्यालय है वह इलाहाबाद में। अगला प्रश्न जो कि बीटीसी 2016 में आया हुआ है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। अच्छा प्रश्न है, आ भी सकता है क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है इस प्रश्न को लेकर, तो आ सकता है। उत्तर है, भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभव से दूर हो जाती है। बुनियादी शिक्षा के लिए शैक्षिक भ्रमण बहुत ज़रूरी होता है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल ये शैक्षिक भ्रमण के लिए ही ज़रूरी विषय है अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेलकूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? खेलकूद से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चरित्रिक, राष्ट्रीयता आदि का विकास होता है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम इस प्रकार हैं, शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर एवं सेवा पुस्तिका। ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? वित्तीय अभिलेख शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रखरखाव रजिस्टर, केस बुक, मिड डे मील रजिस्टर। ठीक है, और शिक्षकों के संबंधित पंजिकाओं में भी मिड डे मील रजिस्टर है और वित्तीय अभिलेखों में भी मिड डे मील रजिस्टर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बीआरसी तथा एनपीआरसी में अंतर क्या है? ठीक है, बीआरसी जो होता है ब्लॉक स्तर पर होता है, एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों का कार्य कराता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण से आशय 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना, वो भी निःशुल्क। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जो मैंने अभी क्वेश्चन निकल गया है, 6 नंबर पे था। ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो इनके अंग हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण और सामंजस्य। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका उत्तर, मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय,
कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय आदि विद्यालय प्रबंधन के भौतिक संसाधन हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा, आ सकता है पेपर में। लर्निंग कॉर्नर से आशय है सीखने का वह कोना जहाँ बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियाँ करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो ये है रेनबो, कलरव और गिनतारा, 3 पुस्तक। ठीक है। नाम बताइए, संख्या पूछेगी 3 संख्या लिखनी है, नाम पूछेगा 3 ही किताबें लिखनी बतानी है आपको। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। देखिए, जो विषय सामग्री होनी चाहिए वो बच्चों के मानसिक स्तर तक होनी चाहिए, चित्र होने चाहिए, उदाहरण होने चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। ठीक है। उसी प्रकार की पाठ्य पुस्तकें जरूरी होती है बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी विषय सारणी बनाई जाती हैं? दोस्तों सामान्य विद्यालय में जो विषय सारणी बनाई जाती हैं वह कक्षानुसार बनाई जाती है और अध्यापकानुसार बनाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। जो प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है बच्चों से, उसकी उपयोगिता क्या है? दोस्तों बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मक का विकास करना। दोस्तों ये 2 मुख्य कार्य हैं जो प्रोजेक्ट कार्य से बच्चों को उनको एक उनके लिए उपयोगिता हासिल होती है प्रोजेक्ट कार्य से। अगला प्रश्न, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? अच्छा प्रश्न है। समय सारणी के द्वारा स्कूल के काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य, कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है। ये विभिन्न चीज़ें कराई जाती हैं, इससे विषयों के बारे में जानकारी होती है, अवकाश का समय प्राप्त होता है, शिक्षक और शिक्षकों के नाम तथा उनके द्वारा कराए गए कार्य, जो विषय से संबंधित शिक्षक हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। विद्यालय के परिसर में कक्षाओं आदि की विशेष जानकारी बच्चों को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उच्च दृष्टि। ठीक है। सुपरविजन जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके, उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालयी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारियाँ होती है। ठीक है। सुपरविजन याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में इस वाले। देखिए अगला प्रश्न, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, डायमेंटर कौन होते हैं? डायमेंटर के 2 कार्य बताइए। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है इस एग्जाम में। देखिए ये जो क्वेश्चन सारे कराए जा रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है। डायमेंटर कौन होते हैं? डायमेंटर के 2 कार्य। एक क्वेश्चन मैंने बताया था लर्निंग कॉर्नर, अच्छा प्रश्न है। ठीक है। पर्यवेक्षण भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है। इसका उत्तर देखते हैं। कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी निम्नलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं डायमेंटर। ठीक है। इनके जो मुख्य कार्य होते हैं, देखिए पहला, विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हुए तत्पश्चात इनके समाधान के उपाय निकालते हैं। ठीक है। विद्यालय में भ्रमण करेंगे, अनुभूत जो कठिनाइयाँ होंगी उनको इकट्ठा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, फिर उनका समाधान करेंगे डायमेंटर। फिर अगला जो पॉइंट है, खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। तीसरा पॉइंट, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ्य प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट, समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करना। 5वां पॉइंट है, बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना को जगाना।
अगला प्रश्न, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस बार आ सकता है क्योंकि काफ़ी गैप हो चुका है। ठीक है, एनपीआरसी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला कार्य, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। ठीक है, एनपीआरसी के द्वारा यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यानुभवों गतिविधियों का केंद्र होगा। ठीक है, यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल भी होगा। अगला प्रश्न, खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, जो कि इस प्रकार हैं, निम्नलिखित है। खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत, पहला है प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। दूसरा है खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। ठीक है, आप देखते हैं कि कहीं कहीं क्या होता है कि एक विशेष बच्चे छांट लिए जाते हैं, वो सिर्फ ही खेलकूद एक विशेष खेल को खेलते हैं, इसके अलावा दूसरे बच्चे नहीं खेल पाते हैं। तो इस पर ध्यान देना कि सारे बच्चे खेलकूद में हिस्सा लें। ठीक है, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना, हर खेल का अपना अपना एक नियम होता है, उसको पालन करना। ठीक है, कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन कराना, खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, लोच का सिद्धांत क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लोच का सिद्धांत क्या है। प्रबंधन एक साधन है, ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। ठीक है, प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। ठीक है, प्रबंध को लचीला रखा जाए सभी के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रबंधन से आपका आशय क्या है। कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। प्रबंधन और कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसका जो उत्तर है देख लीजिए। किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की क्रिया को ही कुशल प्रबंधन कहते हैं। देखिए 2017 में पूछा गया, फिर 2019 में पूछा गया। अच्छा प्रश्न है, तभी आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। देखिए इसका उत्तर, बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व रहता है, जैसे कि श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र तथा आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री हैं जो बच्चों के लिए कक्षा में बहुत उपयोगी होती है। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। अच्छा प्रश्न है, इस बार आ भी आ सकता है। विद्यालय में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रधानाध्यापक मानवीय घटक है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ। ठीक है, समुदाय में। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। इसका उत्तर है, प्रभावी शिक्षक के गुण जो है इस प्रकार है। पहला है, एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। अगला है, शिक्षक को व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगला प्रश्न, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जाता है, जैसे कि पहला है, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने हेतु। दूसरा, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत करने हेतु। तीसरा, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने हेतु। चौथा है, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार की घड़ी खरीदने हेतु किया जाता है। पाँचवा है, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। छठा है, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले तथा फूलों की आवश्यकता व्यवस्था करने हेतु। सातवां है, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए भी। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका रहती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर है, शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। ठीक है, जितनी अच्छी आप शिक्षा सामग्री आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी स्पष्ट होगी, आप उतना ही अच्छा ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं।
अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक की विशेषता निम्नलिखित होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। पहला है, चित्र रंगीन तथा आकर्षक होना चाहिए। अगला पॉइंट, पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। तीसरा, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर प्राप्त हो। चौथा है, बच्चों को अपने सीखने का ज्ञान का स्व मूल्यांकन का अवसर मिले। पांचवा है, पाठ्य पुस्तक से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। छठा है, पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल होने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है, अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है। यह उसके कार्यों की रूपरेखा को प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन होता है। शिक्षण विधियाँ, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। ठीक है, इसलिए अध्यापक डायरी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगला प्रश्न, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए। अच्छा प्रश्न है। संस्थागत नियोजन से आपका आशय क्या है? देखिए, 2018-2019 में पूछा गया, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा प्रश्न भी है। इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम आने वाला है, तो कोशिश करिए आप कि आप सही दिशा निर्देशन का पालन करिए और अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कीजिए। ठीक है, सभी लोग सोचते हैं कम समय में जीके जितना ज़्यादा पढ़ सके वो भी इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, फिजूल की चीज़ें पढ़ने से आप समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना। स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना। दूसरा है, छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? साला कैलेंडर विद्यालय के संपूर्ण वर्ष की मुख्य गतिविधियों एवं क्रियाओं का एक रेखा चित्र होता है। यह विद्यालय स्तर के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि भी संभावित तिथियों को निश्चित कर दी जाती हैं साला कैलेंडर में। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं बताइए। दोस्तों, इसका उत्तर है शानदार भवन तथा साज सज्जा होनी चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष होने चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षा संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए। लाभ इस प्रकार हैं। यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है। इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। प्रमुख घटकों का जैसे कि इस प्रकार है। पहला है, विकास का लक्ष्य होना चाहिए, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन भी करना। अगला प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के चारों उद्देश्यों को लिखिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के उद्देश्य इस प्रकार है। छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा परिमार्जन करना। अगला है, छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना। ठीक है, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना, नागरिक और सामाजिक भावनाओं का विकास करना। ठीक है, अगला प्रश्न, डाइट के किन्हीं दो विभागों के नाम लिखिए। अच्छा प्रश्न है। पहला विभाग, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। दूसरा, कार्यानुभव विभाग। अगला प्रश्न है, सफल नेतृत्वकर्ता के दो प्रमुख गुण लिखिए। सफल नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं कि वह कार्य का विभाजन शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप करना, कार्यों का निर्धारण निष्पक्ष व्यवहार से करना। अगला प्रश्न, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं?
दोस्तों अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर लिख लीजिए। छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना। दूसरा, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। अगला प्रश्न है, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रार्थना स्थल पर। ठीक है, तो इसका उत्तर है छात्रों द्वारा प्रतिदिन न्यूज़ दी जाए। ठीक है, जो उस दिन की न्यूज़ हो उसे छात्रों द्वारा देना। छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत करना। ठीक है, ये 2 प्रमुख कार्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं प्रार्थना स्थल पर। अगला प्रश्न, इन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षणों में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। दोस्तों पहला है श्यामपट्ट, दूसरा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। देखिए श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्ष में जीवंत किया जाता है। ठीक है, यह उपकरण शिक्षा के प्रति अति प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसकी उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला कंप्यूटर लैपटॉप। आज कंप्यूटर लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीक से शिक्षा देने का सबसे सशक्त माध्यम है। अगला प्रश्न, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व बताइए। अच्छा प्रश्न है, 2018 के सेकंड पेपर में और 2019 में आया हुआ है। इसका जो उत्तर है, विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है, अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। देखिए, कलरव और रेनबो। अगला प्रश्न है, मीना मंच के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। मीना मंच के। अच्छा प्रश्न है, पहला है उद्देश्य इसका बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। दूसरा है बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। अगला प्रश्न है, जो कि देख रहे हैं कई बार ये रिपीट हो चुका है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ या फिर समय सारणी के 2 प्रमुख महत्व बताइए। 2018-2019 में पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है, समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। दूसरा, विद्यालय में कितने अध्यापक हैं तथा कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है, इसका भी छात्रों को ज्ञान हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, किन्हीं 2 विद्यालयीन अभिलेखों के नाम तथा उनका उपयोग जरूर लिखिए। 2018 में पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, 2 विद्यालय अभिलेख हैं लॉग बुक, स्कूल कैलेंडर। लॉग बुक क्या होता है? लॉग बुक इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की विद्यालय डायरी है जिसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे कि कौन कौन से तथ्य, विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्यपुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि होते हैं लॉग बुक में। स्कूल कैलेंडर जो दूसरा अभिलेख होता है, यह विद्यालयों के सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयीन अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। अगर पूछे विद्यालय के किन्हीं 2 अभिलेखों के नाम बताइए, उपयोग बताइए, तो आप यह लिख सकते हैं कि 2 होते हैं अभिलेख, लॉग बुक और स्कूल कैलेंडर। अगला प्रश्न, बाल सरकार का गठन विद्यालयों में क्यों किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। बाल सरकार का गठन विद्यालयों में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, NCERT के कोई 2 कार्य बताइए। NCERT के 2 कार्य इस प्रकार है। पहला, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उनके स्तर मान को निर्धारित करना। ठीक है, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना। देखिए, ये 2 प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम से क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सके, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी का बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके तथा सरकार तथा उसके सभी विभागों नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। पर्यवेक्षण से क्या उद्देश्य? देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। देखिए, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलना है पर्यवेक्षण। ठीक है, पर्यवेक्षण मतलब कि जो मैंने बताया था सुपरविजन। ठीक है,
के उद्देश्य बताइए, या फिर पूछ सकता है पर्यवेक्षण क्या है, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2017, 18, 2019 में लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संभावना इस वर्ष भी है कि आपसे पूछा जाए। इसका जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है। पहला, शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना और उनका समाधान करना। ठीक है, शिक्षकों, छात्रों एवं उनके कर्मचारियों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना। उसके बाद विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोष का उन्मूलन करना। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम, उनके उपयोग लिखिए। ठीक है, 2 शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम, चार्ट और मॉडल। ठीक है, वैसे तो कई हैं लेकिन चार्ट और मॉडल आप लिखिए। चार्ट चार्ट शिक्षण की प्रभावी सामग्री है, शिक्षण की एक प्रभावी सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में शिक्षक के लिए बहुत मदद करती है। मॉडल भी एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है जहाँ हम जा नहीं पाते वह उन स्थल या वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था यानी कि NIOS की स्थापना क्यों की गई? इसका उत्तर, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था यानी कि NIOS की स्थापना क्यों की गई? अच्छा प्रश्न है। मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था खोला गया। अगला प्रश्न है, PTA यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ अथवा MTA मातृ शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित की गई? देखिए, दोनों याद रखिएगा, PTA की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, MTA की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बैठक कब सुनिश्चित की? प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को PTA MTA की बैठक सुनिश्चित की गई। PTA तथा MTA के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए। अध्यक्ष अभिभावक में से होगा, उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, मंत्री शिक्षक सदस्य होंगे। ठीक है, PTA MTA में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यालय श्रेणीकरण क्या है? इसका उत्तर है, जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीक्रम की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता एवं महत्व को बताइए। अच्छा प्रश्न है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय में बच्चों का नामांकन तथा ठहराव बढ़ाने के लिए उनके उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण कर श्रेणीकरण करने के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की स्थापना कब की गई? ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की स्थापना 1995 में की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल कितने सदस्य होते हैं? स्थापना 1995 और कुल सदस्य जो होते हैं, मेंबर होते हैं, वो 41 होते हैं, 41 होते हैं। अगला प्रश्न, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया? दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। टेट, UC टेट या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। स्कूल चलो अभियान 2004 में शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष? भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का गठन 2001 में किया गया। SCERT की किन्हीं 4 इकाइयों के नाम बताइए। 4 इकाइयाँ, देखिए, पहली इकाई राज्य शिक्षा संस्थान, दूसरा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, आंग्ला भाषा शिक्षण संस्थान। दोस्तों सबसे पहले मैंने शुरू किया था तो मैंने इन्हें बताया था ये कहाँ स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 विद्यालय अभिलेखों के नाम बताइए। अभिलेखों के नाम बताइए। विद्यालय अभिलेख जो इस प्रकार है 5। ठीक है, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका। देखिए, ये 2 याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद भी हो जाएंगे। अध्यापक की उपस्थिति पंजिका, छात्र की उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, छात्रवृत्ति विवरण पंजिका, ग्राम शिक्षा संबंध बैठक पंजिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों के नाम बताइए। ठीक है, छात्रों से संबंधित विद्यालयों के अभिलेख इस प्रकार हैं। ठीक है, MDM पंजिका,
छात्र उपस्थिति पंजिका, यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, छात्र विवरण पंजिका, वितरण पंजिका, निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न थे। ठीक है, एक बार इन्हें दोहरा लीजिएगा। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको रिवीजन हो जाए। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर कहीं पे गए हैं तो आप ये उचित पुस्तकें लेकर नहीं गए हैं। दोस्तों जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उससे लगाइएगा कि ये पूछा भी गया है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। पहला ऑप्शन है भंडार पंजिका, दूसरा ऑप्शन है संचयी अभिलेख, दूसरा है दान पंजिका, तीसरा है कार्यवाही पंजिका। याद रखिएगा। ठीक है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। उसके बाद एक और प्रश्न है, ये पूछा गया है 2017 में, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन सुन लीजिए, अनुशासन, दूसरा दंड, तीसरा डांट फटकार और चौथा प्रशासन। ठीक है, ठीक, ये दोनों उत्तर मुझे मिलने चाहिए कमेंट के माध्यम से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है और आप तैयारी भी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ये सब पता है। ठीक है, वीडियो को देखिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।